हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा। चलिए, तो स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये नया वीडियो लेक्चर संबंधित है टाइम एंड टेंस के पार्ट 6 से। ठीक है, और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल पास्ट टेंस के यूजेस को। ओके। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को समाप्त कर लिया है। प्रेजेंट टेंस के जो चार भाग हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन चारों के यूजेस को हमने अच्छी तरीके से समाप्त कर लिया, कवर कर लिया। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये वो पूरा भाग समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो निश्चित तौर पर आप कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके। चलिए, तो आज हम अपने अगले भाग की ओर बढ़ते हैं और आज पढ़ते हैं पास्ट टेंस के बारे में, जिसमें कि पहला प्रकार होगा पास्ट टेंस का। वो होगा सिंपल पास्ट टेंस, सामान्य भूतकाल। क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। तो देखो, सिंपल पास्ट टेंस का ये स्ट्रक्चर यहाँ लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वी टू। ठीक है, वी टू का प्रयोग, वी टू जो है वो किसको इंगित करता है, तो वो पास्ट टेंस को दर्शाता है। ठीक है, वर्ब फॉर्म्स, जैसा कि हम टेंस में इंट्रोडक्शन में ही समझ गए थे कि जैसे ही वर्ब अपने फॉर्म को चेंज करता है, टेंस चेंज कर जाता है। अभी तक जो पढ़ते आए वो V1 के बारे में पढ़े, V5 के बारे में पढ़े, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस को दर्शा रहा था। अब ये इसने अपना फॉर्म चेंज किया है। सॉरी, इसके अतिरिक्त हमने V4 के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और एक पढ़ा था हैज हैव के साथ लगा हुआ V3 फॉर्म। ठीक है, ये 3 फॉर्म हमने पढ़ा था। अब जो हमारे सामने है वो है V2 फॉर्म। ठीक है, जो पास्ट टेंस को दर्शाता है, सिंपल पास्ट टेंस को दर्शाता है। ओके। चलिए, तो ये तो क्लियर हो गया ना कि अगर कोई सब्जेक्ट होगा और उसके साथ हमको अगर पास्ट टेंस के वाक्य को बनाना होगा जिसमें वर्ब मौजूद होगा, तो उसमें जो वर्ब का फॉर्म लगेगा वो लगेगा V2। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल कुछ ऑलरेडी हम लोग आगे समझेंगे। जैसे यहाँ भी देख सकते हो, रिटर्न हो गया। रिटर्न एक शब्द है ना। तो रिटर्न में रिटर्न कर देते हैं, ईडी लगा देते हैं, तो वो V2 बन जाता है। वर्ब फॉर्म्स याद करने पड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये कॉमन वर्ब फॉर्म्स तो मैक्सिमम लोगों को याद ही होते हैं। फिर भी अगर किसी को याद ना हो तो मुझसे व्हाट्सएप पर वो मांग सकते हैं, मैं लिस्ट दे दूंगा और आप उसको याद कर सकते हैं। ओके। जनरली ग्रामर की किताबों में वर्ब फॉर्म्स दिए रहते हैं, आप वहाँ से भी वर्ब फॉर्म्स को याद कर सकते हैं। ओके। चलिए, दूसरा एक स्ट्रक्चर यहाँ लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर भी सिंपल पास्ट टेंस को ये दर्शाता है। कैसे दर्शाता है? जैसे कि महात्मा गांधी एक अच्छे व्यक्ति थे। ठीक है, तो देखो हिंदी में जिस प्रकार से है या फिर है के जो अलग अलग रूप है, हूँ, हो, हैं, ये जिस तरह से प्रेजेंट टेंस को दर्शा रहा होता है, उसी प्रकार से हिंदी के जो था है या थी है या थे हैं, ये पास्ट टेंस को बताता है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा वाक्य जिसमें मेन वर्ब ना हो परंतु वह सिंपल पास्ट टेंस का हो, तो वैसे वाक्यों में हम इंग्लिश में वॉज वेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि महात्मा, है ना, गांधी, महात्मा गांधी अच्छे व्यक्ति थे। ठीक है, तो क्या लिखोगे? ही, सॉरी, महात्मा गांधी, एम के गांधी, ठीक है, वॉज अ गुड मैन। ठीक है, एम के गांधी वॉज अ गुड मैन। तो यहाँ पे ये वॉज लग गया ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब एब्सेंट है, देयर इज नो मेन वर्ब। अगर मेन वर्ब रहता तो क्या करते हैं हम, वर्ब का कौन सा रूप यूज करते हैं? V2 यूज करते हैं। दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये दो मेन स्ट्रक्चर है जो सिंपल पास्ट टेंस को दर्शाता है। ओके। इसके अतिरिक्त अगर बात करें सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर में, तो याद रखिएगा, एक तो ये वॉजवेयर हो गया है जहां पर वर्ब नहीं होगा। लेकिन अगर वर्ब होता है तो और भी कुछ हेल्पिंग वर्ब्स है जो पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में यूज होते हैं। जैसे कि डिड का प्रयोग होता है। ठीक है, डिड का प्रयोग होता है। ये कैसे वाक्यों में? तो सिंपल पास्ट टेंस के इंटरोगेटिव वाक्यों में। ठीक है, या फिर निगेटिव वाक्यों में। ठीक है, और फिर इंटरोगेटिव निगेटिव वाक्यों में हम डिड का प्रयोग करते हैं।
जिसके साथ वर्ब लगा होता है, मेन वर्ब लगा होता है वहां पर। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। उदाहरण के तौर पर समझ लो कि जैसे कि वह नहीं आया, ठीक है, वह नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट कम। ओके, क्या वह आया, क्या वह आया, ठीक है, तो डिड ही कम, ठीक है। या अगर तू तीसरा एग्जांपल की बात करो कि क्या वह नहीं आया, ठीक है, क्या वह नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, तो डिड ही नॉट कम। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि डिड का प्रयोग हो रहा है कब, जब मेन वर्ब दिया हुआ है और सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है। तो इस बात को आप यहाँ से ज़रूर नोट कर दीजिएगा कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जो सब्जेक्ट का, जो सेंटेंस का जो प्रारूप होता है, वो डिड प्लस नॉट प्लस वी वन होता है, या फिर डिड प्लस जो सब्जेक्ट रहेगा, डिड प्लस सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद फिर वी वन रहेगा, जैसे डिड यू गो, है ना। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर रहेगा तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फिर नॉट प्लस वी वन लगेगा, इसमें डिड यू नॉट गो, ठीक है, डिड यू नॉट गो, ठीक है। तो दिस इज, तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। यहाँ पे लगा दो सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वी वन। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, और ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ओके, तो इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नोट इज दैट कि यहाँ पर हमेशा ऐसे वाक्यों में डिड और डिड के साथ हमेशा वी वन का प्रयोग, ठीक है। बहुत बच्चे डिड के साथ वी टू लगा दिए होते हैं या वी थ्री लगा दिए होते हैं, बेटा ऐसा नहीं करना, ठीक है, ये गलत है। डिड के साथ हमेशा याद रखो कि कहीं पे भी डिड दिख जाए तो मेन वर्ब का जो रूप होगा वो सदैव ही वी वन रूप में होगा। ओके, इस बात को आप यहाँ से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अब इतनी बातों को समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया स्ट्रक्चर की बातें। अब बात करते हैं यूजेस की। तो पहला साधारण सा यूज है कि यूज टू एक्सप्रेस दोज एक्शंस दैट हैपन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट, ठीक है। मतलब पास्ट में हुए किसी निर्दिष्ट समय में किसी घटना की के को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दे रिटर्न फ्रॉम दिल्ली लास्ट मंथ, तो ये लास्ट मंथ है, मतलब कोई स्पेसिफाइड टाइम की हम चर्चा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इस स्पेसिफाइड टाइम में कोई घटना हुई। घटना क्या हुई, तो दे रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको लास्ट मंथ को यहाँ से हटा भी सकते हो बस, ठीक है। वे लोग दिल्ली से आए, साधारण तौर पर आपको समय की चर्चा करनी हो या ना करनी हो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ना भी करनी हो लेकिन वाक्य अगर पास्ट टेंस का हो तो आप सिंपल दे रिटर्न फ्रॉम दिल्ली यूज कर सकते हो, और ऐसे वाक्य को सब्जेक्ट प्लस वी टू के स्ट्रक्चर पर आप उतार सकते हो। और दूसरी तरफ अगर कोई स्पेसिफाइड टाइम दिया हो तो आप उस स्पेसिफाइड टाइम को मेंशन कर सकते हो लास्ट में, ठीक है। जैसे ही वेंट टू लंदन लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर की चर्चा की गई है। लास्ट मतलब डिनोट कर रहा है पास्ट टेंस को। आई बॉट अ न्यू बुक ऑन मंडे लास्ट, ठीक है, ये भी पिछले मंडे की बात कर रहा है। ये भी एक निर्दिष्ट समय को इंगित कर रहा है। आप बिना निर्दिष्ट समय का यूज किए भी सेंटेंसेस को लिख सकते हो। ये आपकी आवश्यकता पर डिपेंड करता है, कंडीशंस पर डिपेंड करता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है, जैसा आप बोलना चाहें। ओके, इसके बाद कुछ बातों को आपको नोट करना चाहिए जो आपको क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करेगा। वो ये कि देयर आर सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिनोट स्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट। कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कुछ निर्दिष्ट समय पास्ट में बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे, और इनको जनरली हम लोग एडवर्ब्स ऑफ टाइम बोलते हैं या फिर एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ टाइम बोलते हैं। जैसे कि यस्टरडे, ठीक है, द डे बिफोर यस्टरडे, फिर यस्टरडे मॉर्निंग या यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे नाइट या यस्टरडे नून, या फिर द अदर डे, अगो, लास्ट मॉर्निंग या फिर लास्ट इवनिंग या फिर लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। इस तरह से आप यूज कर सकते हो, या फिर आप इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हो कि इन अप्रैल 2000 या इन जून 1996, लाइक दैट। किसी इवेंट का चर्चा करने के लिए किसी टाइम पीरियड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये याद करना जरूरी हो जाता है, नोट करना जरूरी हो जाता है। किसी टेंस में अगर किसी वर्ब फॉर्म को दिया है कि कोई वर्ब फॉर्म आप लगाइए और उसके साथ कोई स्पेसिफाइड टाइम की चर्चा की गई है, उसमें आपको यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे
इवनिंग, नाइट, नून की बात की गई है, या द अदर डे, अगो, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट मंथ की चर्चा की गई है, और या फिर किसी निश्चित समय ड्यूरेशन की बात की गई है, तो वहाँ पर आपको याद रखना चाहिए कि वैसे केस में हम क्या लगाएंगे, V2 का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अगर सपोज करो कि इसी में अगर ये रिटर्न नहीं दिया रहता और यहाँ पे सिर्फ आपसे पूछा होता कि यहाँ पर रिटर्न का सही वर्ब फॉर्म लगाइए, तो चूंकि यहाँ लास्ट मंथ लगा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सिंपल पास्ट टेंस में होगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट, अगर आपको ये याद है, ये पूरा फ्रेज याद है, तो आप इस रिटर्न का सही वर्ब फॉर्म यूज यहाँ पे कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट इट मीन्स टू टेल यू कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो आपको टेंस को पिकअप करने में काफ़ी आसानी होगी, फिलर्स को भरने में आसानी होगी। ओके, चलिए, तो उम्मीद है तो इसको याद कर लेना, नोट कर लेना और प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, अब इतनी बातों को समझने के बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रयोग क्या कहता है कि दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, मतलब पास्ट की किसी आदतों को बताने के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही ऑलवेज केम लेट, है ना, ऑलवेज लगा है, तो हम लोग ऑलरेडी सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ चुके हैं कि आदतों को बताने वाले कुछ निश्चित शब्द होते हैं। आदत क्या होती है, कुछ रेगुलर एक्टिविटीज होती है ना। तो उन रेगुलर एक्टिविटीज को बताने के लिए कुछ निश्चित प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो इंडिकेट करता है कि ये काम हमेशा के तर्ज पर होता रहता है या फिर होता था। क्लियर है? तो जिस प्रकार से प्रेजेंट की आदतों को बताने के लिए, प्रेजेंट के रेगुलर एक्टिविटीज को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार पास्ट की रेगुलर एक्टिविटीज या पास्ट की आदत को बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। सिंपल सी बात है। और ऐसे कुछ खास शब्द हैं जो यहाँ मैंने आपके लिए लिख दिया, और इन सारे शब्दों की चर्चा हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी कर चुके हैं। ओके, जैसे कि ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, रेयरली, स्कार्सली, once a week, month, day or year, daily, every day, every week, month, year, etc. and are to use to express habits in such sentences. And sentences expressing habits, अच्छा ये इस बात को मैं बाद में पढ़ाऊंगा। तो ये तो ठीक है, ये इसकी चर्चा तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो ये समझना आपके लिए कोई कठिन नहीं होना चाहिए, है ना। बस समझना ये है कि हमको बोलना क्या है, प्रेजेंट टेंस में बोलना है, पास्ट टेंस में बोलना है, या फिर प्रेजेंट की आदतों को बताना है या पास्ट की आदतों को बताना है। जो भी बताना होगा वर्ब के फॉर्म को चेंज कर देंगे। जैसे कि अगर हमको इसी बात को प्रेजेंट में बोलना हो तो क्या बोलेंगे, ही ऑलवेज कम्स लेट बोल देंगे, ठीक है ना, वो हमेशा लेट से आता है, प्रेजेंट में बोलना हो तो। और यही चीज अगर पास्ट में बोलना था, ही ऑलवेज केम लेट इन द सेंस कि वो हमेशा लेट से आता था। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब फॉर्म चेंज कर गया, कम का केम हो गया, V2 पे बदल गया। ये जो डिनोटिंग शब्द है ये वो सेम रह गया। आई ऑफन कॉल्ड हिम ऑन संडेज, मैं उसे अक्सर संडेज को बुलाया करता था, रविवार को बुलाया था। दे सेल्डम वेंट टू सी देयर मदर, वो शायद ही कभी अपनी माँ को देखने जाया करते थे या जाते थे। तो दिस इज व्हाट। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसके बाद कुछ और बात है जो आपको यहाँ नोट करना चाहिए कि आदतों को बताने वाले ऐसे सेंटेंसेस को पास्ट में हम दो और तरीकों से लिख सकते हैं। पहला लिख सकते हैं यूज टू का प्रयोग करके, और दूसरा लिख सकते हैं वुड का प्रयोग करके। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। यूज टू का प्रयोग करके, जैसे कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। ठीक है, या फिर इसी सेंटेंस को आप लिख सकते थे आई प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। ठीक है, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। तो देखो ये सिंपल V2 का प्रयोग करके भी हमने बता दिया इसको। ओके, और ये यूज टू का प्रयोग करके भी आप बता सकते हो। तो यूज टू अगर लगाओगे तो V1 का प्रयोग होगा यहाँ पर, इसको याद रखना। यूज टू के साथ फिर कभी V2 मत लगा देना। यूज टू अगर लग रहा है तो यहाँ पर V1 लगेगा, ओके, V2 नहीं लगेगा। और अगर यूज टू नहीं लगा रहे हो तो सिंपल V2 से ही सेंटेंस बन जाएगा। यूज टू की जगह आप सीधे प्लेड कर दोगे, इसमें ईडी लगा दोगे, आई प्लेड क्रिकेट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। तो इसको ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा माई फादर वुड वेट फॉर मी वेन एवर आई केम लेट एट नाइट, है ना, मेरे पिताजी इंतजार करते थे जब भी मैं कभी लेट से घर आता था। ओके, तो यहाँ पर भी सेंटेंस को आप चेंज कर सकते हो दो तरीकों से। यहाँ पर वुड हटा दो, यूज टू लगा दो। ठीक है, माई फादर यूज टू वेट फॉर मी वेन एवर आई केम लेट एट नाइट। या फिर आप लगा सकते हैं यहाँ पे वुड हटा दो और इसमें ईडी लगा दो, माई फादर वेटेड फॉर मी वेन एवर आई केम लेट एट नाइट। तो ये तीन तरीकों से आप ये आदत बताने वाली सेंटेंसेस को आप समझा सकते हैं, कह सकते हैं। ओके, उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट्स समझ में
आ गए होंगे और अच्छी तरीके से आ गए हो, फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो क्या करना है आप जानते हैं, व्हाट्सएप करना है या कमेंट करना है। ओके, चलिए तीसरा प्रयोग हम लोग समझते हैं। तीसरा है, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड डिजायर्स और विश ऑफ द प्रेजेंट, है ना। अनफुलफिल्ड मतलब ऐसे विश या हमारी कामनाएं या इच्छाएं जो प्रेजेंट में पूरी नहीं हो सकती है, ठीक है, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, खास करके कुछ इन शब्दों के साथ, जैसे इफ, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, आई विश, वी विश, इस तरह के शब्दों के साथ या फ्रेजेस के साथ हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? जब हमको किसी अनफुलफिल्ड विश या डिजायर के बारे में कहना हो, है ना, प्रेजेंट टेंस में। जैसे कि आई विश आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता। ये मैं अभी बोल रहा हूँ, ये मेरा अभी का अनफुलफिल्ड डिजायर, अभी नहीं बन सकता मैं राजा, ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आई विश आई वर अ किंग। इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि ये स्वेयर को नोट करो, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना कि अगर इस तरह की कोई वाक्य है जिसमें टू बी का प्रयोग किया गया, टू बी इन द सेंस कि बी का प्रयोग जानते ही हो, बी शब्द का प्रयोग होता है, इंडिकेट होता है इज, एम, आर, वॉज, वेयर से, ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर से, बीन या बीइंग से, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इसको समझते हैं वॉज, वेयर। तो ऐसे केस में हम सब्जेक्ट कोई भी हो, आ, हम वेयर का ही प्रयोग करेंगे। अनफुलफिल्ड विश या डिजायर को बताने के लिए यहाँ पर हम सब्जेक्ट कोई भी हो हम वेयर का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है, वॉज का प्रयोग नहीं करेंगे किसी भी सब्जेक्ट के साथ। जैसे अगर यहाँ पर हम ही विशेज कर सकते हैं, ठीक है ना, ही आई की जगह अगर हम ही कर देते हैं, आई विश, अगर ही वर अ किंग, यहाँ पर ही के साथ फिर वॉज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ही वर ही अ किंग ही लगाएंगे। इस बात को समझना है कि सब्जेक्ट चेंज भले ही हो जाए यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ये वेयर चेंज नहीं होगा, ये वेयर का वेयर ही रह जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना चाहिए निश्चित तौर पर, ठीक है। शी स्पीक्स एज इफ शी वेयर अ क्वीन ऑफ ब्रिटेन, ठीक है, वह ऐसा बात करती है मानो कि वह ब्रिटेन की क्वीन हो। बट क्या ये सत्य है? नो, ये सत्य नहीं है। क्या ये सत्य हो सकता है? नहीं हो सकता है। इफ आई बिकेम द पीएम ऑफ इंडिया आई वुड इरेडिकेट पॉवर्टी, अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो मैं पॉवर्टी हटा दूंगा, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं, बट ये अनफुलफिल्ड विश है मेरा प्रेजेंट का। अगर मैं बनता हूं, लेकिन बन नहीं सकता ना अभी, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, आई डोंट डिजर्व राइट नाउ टू बिकम अ पीएम ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसलिए ये चीज मेरे केस में गलत साबित हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पीएम बनने से एक साधारण व्यक्ति का कोई तात्पर्य नहीं है जब तक कि उस प्रक्रिया में वो नहीं आ जाता, ठीक है। तो इसलिए ऐसी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए हम V2 शब्द का प्रयोग किए हैं। ये जो V2 है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये चीजें सही साबित नहीं होंगी, मतलब ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये आपको समझना है। तो अगर मेन वर्ब नहीं हो, अगर इसमें मेन वर्ब का एब्सेंट हो तो हम वेयर का प्रयोग करेंगे, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। लेकिन अगर मेन वर्ब प्रेजेंट हो ऐसे केस में तो हम V2 का प्रयोग करेंगे, ठीक है, खास करके तब जब चीजें सही नहीं होगी, मतलब उस वक्त के लिए सही साबित नहीं होगी, सही नहीं होगी। लेकिन अब दूसरे एग्जाम्पल्स को देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो कि द प्रेसिडेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी सेड इफ आई बिकम द पीएम, अब देखो यहाँ पे बिकम लगा हुआ है, आई विल इरेडिकेट पॉवर्टी, अब सेम सेंटेंस है, इफ आई बिकेम यहाँ लगा है और यहाँ पर इफ आई बिकम लिखा है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि यहाँ ये जो पहला वाक्य है ये मैं बोल रहा हूँ एज अ पर्सन, एज अ कॉमन पर्सन, एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेम बात प्रेसिडेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी बोल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई रूलिंग पार्टी जो है हमारा, उसका कोई प्रेसिडेंट अगर बोलता है और सपोज करो कि उस वक्त वो पीएम नहीं है रूलिंग पार्टी का, वो पीएम के पद पे नहीं बैठा है और वो प्रेसिडेंट है किसी रूलिंग पार्टी का, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास चांस है कि वो शायद नेक्स्ट इलेक्शन में पीएम बन जाए, ठीक है, अगर उसको वोट मिलते हैं तो ये संभावना है, ये संभावना संभव है, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई संभावनाओं के बारे में, ऐसी संभावनाओं के बारे में बात करेंगे जो सच साबित हो सकती है, तो वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। लेकिन अगर ऐसी संभावनाओं की बात करें जो सच साबित नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उसका कोई रिलेशन नहीं है, तात्पर्य नहीं है उस प्रक्रिया से, उस प्रोसेस से,
तो वहां पर हम वी टू शब्द का प्रयोग करेंगे। ये दो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको निश्चित तौर पर नोट करना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए किसी भी सेंटेंसेस को बोलते वक्त या लिखते वक्त या एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। ओके, दूसरा एग्जांपल मैं इसी संदर्भ में देता हूँ कि यहाँ देख लो, द वाइस कैप्टन ऑफ द टीम सेज इफ आई एम द कैप्टन। ठीक है, यहाँ फिर से देखो एम लग रहा है, यहाँ पे वेर नहीं लग रहा है, एम लग रहा है, क्योंकि वाइस कैप्टन है टीम का। तो एक वाइस कैप्टन की कैप्टन बनने का संभावना निश्चित तौर पर हो सकता है। ठीक है, इसके तुलना में कि अगर मैं अभी फिलहाल जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपने इंडियन टीम का कैप्टन बन जाऊँ, ये शायद पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, क्रिकेट से नाता रिश्ता नहीं है, लेकिन ये वाइस कैप्टन है टीम का। ठीक है, तो निश्चित तौर पर इसके पास पूरी संभावना है कि ये आगे चलकर कैप्टन बन सकता है। इसलिए अगर ये व्यक्ति अपनी एक संभावना व्यक्त करता है कि अगर मैं कैप्टन बनता हूँ तो टीम डेफिनेटली सीरीज को जीत जाएगी, तो ओके, दिस इज पॉसिबल, दिस मे बी पॉसिबल। तो इसलिए इस पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हम प्रेजेंट टेंस के वर्ब का यूज कर रहे हैं। तो इसको नोट करना है आपको। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नोट करने के लिए, इसको प्लीज आप नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि समझ में जरूर आया होगा। फिर भी कोई डाउट अगर रह गया हो तो निश्चित तौर पर मैं बार बार बोलता हूँ, आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। ओके, चलिए, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सवाल करेंगे तो। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड विद द एक्सप्रेशंस इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज ऑपर्च्यून टाइम, इट इज अबाउट टाइम, है ना। इस टेंस का प्रयोग हम कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस के साथ करते हैं, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम के साथ, इट इज ऑपर्च्यून टाइम के साथ, इट इज अबाउट टाइम के साथ। ठीक है, और ऐसा हम क्यों करते हैं, तो दिस इज डन टू से दैट द राइट टाइम हैज पास्ड। ऐसा हम इसलिए बोलते हैं, ये जताने के लिए कि किसी काम को करने का जो उचित समय था वो शायद गुजर चुका है या कुछ देर हो चुका है और अब आपको शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, इस चीज को, इस भावना को जताने के लिए हम ऐसे एक्सप्रेशन का प्रयोग करते हैं। क्या मैंने कहा? मैंने कहा कि इस एक्सप्रेशन का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमको ये जताना हो कि किसी खास काम को करने का जो उचित समय था वो गुजर चुका है या फिर उस खास काम को करने के लिए कुछ देरी हो चुका है। जैसे सपोज करो कि 4 दिन बाद एग्जाम है आपका और आप अभी तैयारी करना शुरू किए हो, तो सीधी सी बात है, अब एग्जाम 4 दिन पहले है तो तैयारी की आपको शुरुआत से करनी होनी चाहिए थी, लेकिन अब काफी देर हो चुका है या जो उचित समय था तैयारी करने का वो बीत चुका है। ठीक है, तो ऐसी चीजों को करने और आपको अब करना चाहिए, एटलीस्ट अब करना चाहिए तैयारी। ठीक है, तो ऐसी बातों को, ऐसे भावनाओं को बताने के लिए हम इन एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं और इन एक्सप्रेशंस के साथ हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग अवश्य तौर पर करते हैं, निश्चित तौर पर करते हैं और इसी टेंस का प्रयोग ही करते हैं इसके एग्जाम्पल के तौर पर देख लो कि इट इज टाइम यू स्टडीड फॉर द एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ देखो यू स्टडीड लगा हुआ, V2 लगा हुआ, राइट, इसको आपको नोट करना है। उसके बाद इट इज हाई टाइम वी अडेप्टेड टू न्यू इन्वायरमेंट कंडीशंस। ठीक है, यहाँ पे फिर से V2 लगा है। इट इज अबाउट टाइम यू लेफ्ट फॉर द स्टेशन, सपोज को स्टेशन जाने के लिए काफी लेट हो चुका था और तब मैं ये बात आपको कह रहा हूँ। ठीक है, तो इट इज अबाउट टाइम यू लेफ्ट फॉर द स्टेशन। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट भी आप समझ में आ गया होगा कि अगर ये सारे एक्सप्रेशन लगे हों जो बताते हों कि किसी खास काम को करने के लिए जो उचित समय था वो गुजर चुका है या कुछ देर हो चुका है और आपको करना चाहिए, अब एटलीस्ट कर देना चाहिए, उस काम को करना चाहिए, शुरू करना चाहिए, तो वैसे चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए हम इन फ्रेजेस का यूज़ करते हैं और साथ में हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, जैसे कि टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, रिसेंटली, है ना। इन एडवर्ब्स ऑफ टाइम के साथ हम लोग इसकी चर्चा मेरे ख्याल से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी किए थे। ठीक है, तो इन एडवर्ब्स ऑफ टाइम के साथ हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग भी कर सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, इस बात को ध्यान दीजिएगा। सिचुएशन थोड़ा सा अलग होगा, उस सिचुएशन को थोड़ा समझ लेना है, अगर समझ गए तो फिर मामला क्लियर हो जाएगा, है ना। क्या कहा मैंने कि कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम ऐसे हैं, जैसे कि ये सारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम को आप निश्चित तौर पर नोट कर ले, हम लोग पहले से भी परिचित हैं इस चीज के लिए।
तो इन एडवर्ब्स ऑफ टाइम के साथ हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं और साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखो एग्जांपल में लिखा है कि आई हैव हैड, हैव लगा है और हैड लगा है, मतलब हैव हैज, हैव या हैज प्लस V3, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, so many things to do this morning that I have forgotten to take my breakfast। ठीक है, मेरे पास आज सुबह इतने ज्यादा कार्य थे कि मैं अपना ब्रेकफास्ट करना भूल गया हूँ। ठीक है, ये एक बात हुई। दूसरी बात देखते हैं, यहाँ से देखो आई हैड लगाया गया है, हैव को छोड़ दिया गया, मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस को डिनोट कर रहा है, हैव हट चुका है। आई हैड सो मेनी थिंग्स टू डू इन द मॉर्निंग दैट आई फॉरगॉट टू टेक माई ब्रेकफास्ट। मेरे पास सुबह में आज सुबह इतनी इतनी ज़्यादा काम थी, कार्य थे करने को, कि मैं अपना ब्रेकफास्ट लेना भूल गया। तो दोनों सेंटेंस में थोड़ा फर्क है। किस चीज़ का फर्क है? तो टाइम का फर्क है कि कौन सा सेंटेंस कब बोला जा रहा है। यहाँ पर जो दिस मॉर्निंग फ्रेज का यूज़ किया गया है, सपोज करो कि अगर मॉर्निंग का जो समय होता है, सपोज करो कि अगर 6 बजे से शुरू करते हैं, ऐसे तो 12 बजे रात से शुरू हो जाता है, बट अगर 6 बजे का एक रेफरेंस लेते हैं और 11 बजे का एक रेफरेंस लेते हैं, 6 से 11 का एक समय का रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, और इस बीच में ये घटना घटी, मतलब सुबह 6 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में एक घटना घटी। 6 से लेकर के 11 बजे तक मैं काम ही कर रहा था और इस दौरान क्या हुआ कि मैं अपना ब्रेकफास्ट करना भूल गया। तब 11 बजे के समय में मैं आज ही के सुबह के टाइम पीरियड के लिए मैं इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि अभी सुबह का समय गुजरा नहीं है। ठीक है, वो फेज जो है वो गुजरा नहीं, मॉर्निंग फेज जो है वो गुजरा नहीं, और मॉर्निंग फेज में ही मैं अपने पहले बीते हुए मॉर्निंग फेज के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो आई एम स्टिल इन द प्रेजेंट टेंस। तो ऐसी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर इस सेंटेंस का यूज करते हैं, सेकंड वाले सेंटेंस का, तो ये तब की घटना है जब हमारा जो टाइम रेफरेंस है मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट का समय क्या होता है, मॉर्निंग का समय होता है। सपोज करो कि मुझे 9 बजे ब्रेकफास्ट करना होता है, लेकिन मैं सुबह 6 बजे से लेकर के 11 बजे या 12 बजे तक मैं बिजी था। ठीक है, व्यस्त था। तो दिन में अचानक से मुझे याद आता है, या दिन में मैं किसी को ये बात कहता हूँ, सपोज करो कि 4 बजे के अराउंड, 4 PM के अराउंड में 9 AM की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 4 PM के अराउंड में 9 मतलब मॉर्निंग फेज गुजर चुका है, आफ्टरनून फेज या फिर इवनिंग फेज में मैं अपने आज के मॉर्निंग फेज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, वो समय गुजर चुका, वो फेज गुजर चुका है, तो वो चीज मेरे लिए क्या बन जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस बन जाएगा। एंड सो आई एम यूजिंग सिंपल पास्ट टेंस हियर टू डिनोट दैट थिंग। ठीक है, टू डिनोट दैट इंसिडेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको कि किस टाइम फेज में आप किस समय किस टाइम फेज की बात आप कर रहे हैं, और फिर जो ये जो सारे एक्सप्रेशंस है, इन एक्सप्रेशंस का काम आप सही तरीके से कर पाएंगे सिचुएशन को समझ करके। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। थोड़ा वीडियो को एक दो बार और सुनना रिपीट करके, तो और क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट रह जाएगा तो जस्ट आस्क मी ऑन व्हाट्सएप और कमेंट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, छठा यूज जो सिंपल पास्ट टेंस से संबंधित है वो ये है कि इफ इन डायरेक्ट स्पीच, नरेशन ऑलरेडी पढ़ रखे हैं हम लोग। डायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में हो, ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो। क्या कह रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो जब हम रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, यहाँ पे एक चीज छूट गया है लिखा हुआ, ठीक है, देन द रिपोर्टेड स्पीच इन कन्वर्टेड इनटू सिंपल पास्ट टेंस इन इनडायरेक्ट सेंटेंस। ठीक है, इनडायरेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे इनडायरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, इन इनडायरेक्ट सेंटेंस। ठीक है, जब हम किसी डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदल रहे हैं, डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट सेंटेंस में अगर बदल रहे हो, और डायरेक्ट सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस हो, और यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो फिर इनडायरेक्ट करने वक्त हम क्या कर देते हैं कि इसी, है ना, इस ये जो रिपोर्टेड स्पीच था उस रिपोर्टेड स्पीच को हम पास्ट टेंस में बदल देते हैं। वो यहाँ होता हुआ आपको नजर आ रहा है, जैसे कि ही सेड, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ पे सेड तो V2 है, मतलब पास्ट है, और यहाँ पर ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये सिंपल प्रेजेंट में। क्यों? क्योंकि इसका जो वर्ब है वो V1 में है।
अब जब इसका इनडायरेक्ट करेंगे तो ही सेड दैट करेंगे, और ये वांट को हम वांटेड कर दिए, मतलब V2 में बदल दिए। ठीक है, तो दिस इज व्हाट दिस रूल इज टेलिंग यू। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नरेशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ भी रखे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस बात में किसी को कोई परेशानी होगी। एक इम्पॉर्टेंट नोट इससे रिगार्डिंग ये है कि दिस रूल इज नॉट अप्लाइड इन केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच जो होगा अगर यूनिवर्सल ट्रूथ से संबंधित होगा और यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस ही रहेगा, तो इस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे कि ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, he said the sun rises in the east। तो फिर ठीक है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पर फिर राइजेज को हम चेंज नहीं करेंगे, ये सेम सेंटेंस को यहाँ पर उतार देंगे रिपोर्टेड स्पीच के तौर पर। वी विल नॉट चेंज द टेंस ऑफ दिस सेंटेंस, दिस रिपोर्टेड स्पीच इन। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ था। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी रहता, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, तो ठीक है, दिस इज ऑल्सो यूनिवर्सल ट्रूथ, तो ये भी चेंज नहीं करेगा। जस्ट का तस यहाँ पर डैट के बाद ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी हो जाएगा, इसका वॉज हम नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट दिस रूल सेज। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ अगर रहे तो फिर चेंज ऑफ टेंस नहीं करते हैं। और अगर यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस हो, रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, तो वो इनडायरेक्ट करते वक्त रिपोर्टेड स्पीच जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में बदल जाता है। इसका उदाहरण हमने देख लिया। कुछ और एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जैसे कि when I was watching TV my father arrived। मतलब एक घटना हो रही थी, when I was watching मतलब ये कंटिन्यूअस एक्शन है, पास्ट का ही कंटिन्यूअस एक्शन बता रहा है ये। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये वाला। तो एक घटना पास्ट में हो रही थी और उसी वक्त जब हो रही थी दूसरी घटना हो गई। ठीक है, तो ऐसे केस में हम यहाँ पर दूसरी घटना को बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सेम चीज है दूसरा एग्जांपल में कि व्हेन दे वर स्लीपिंग द थेफ्ट टुक प्लेस। जब वे लोग सो रहे थे तब चोरी हुई। ठीक है, तो एक घटना कंटिन्यूड था और उसी बीच उसी दौरान एक दूसरी घटना हो गई, घट गई। ठीक है, तो दूसरी घटना जो घटी उसको बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे अराइव्ड, यहाँ पर टुक, ये सिंपल पास्ट टेंस को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर वॉज वॉचिंग और वेर स्लीपिंग, ये V4 मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिनोट कर रहा है। वॉज वेयर प्लस V4। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस जो अगला टेंस है हमारा, यहाँ से भी उसका हिंट आपको मिल ही रहा है, वॉज वेयर प्लस V4 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड, मतलब हैड प्लस V3 लगा है, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। हैड प्लस V3 मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, व्हेन ही रीच द स्टेशन मतलब जब वह स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन खुल चुकी थी। यहाँ पर फिर से दो चीजें हो रही हैं, एक कार्य पहले हुआ, दूसरा कार्य उसके बाद हुआ। तो जो पहले समाप्त हो चुका उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट, और जो उसके बाद हुआ उसके लिए हम सिंपल पास्ट। जैसे कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन, मतलब ट्रेन पहले खुली और फिर उसके बाद वो पहुंचा। तो जो घटना बाद में हुई उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस, और जो घटना पहले हुई उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल से मुझे उम्मीद है कि पास्ट सिंपल पास्ट टेंस के बारे में ये फंडा भी क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल जो इसमें दिया है, द मीटिंग हैड स्टार्टेड बिफोर द डीएम केम। ठीक है, मीटिंग शुरू हो चुकी थी डीएम के आने से पहले। तो डीएम भी आए और मीटिंग भी शुरू हुई, लेकिन मीटिंग पहले शुरू हुई, डीएम बाद में आए। तो जो घटना पहले हो गई उसको पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 लगा करके, और जो घटना बाद में हुई उसको सब्जेक्ट प्लस V2 लगा करके। तो this is the total usage of simple past tense, how you use simple past tense in different situations. ठीक है, I have tried to explain it in full detail as far as it was possible, and I request you to please practice as much as you can, make exercises। ठीक है, और उसको अपने आम जीवन में भी प्रयोग करने का प्रयास करें, अपनी स्थितियों परिस्थितियों को जताने के लिए, बताने के लिए। जब आप ये करना शुरू कर देंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड होना शुरू हो जाएगा। जस्ट डोंट जस्ट डिपेंड ऑन मेकिंग एक्सरसाइजेज या मेकिंग क्वेश्चन, जस्ट ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट इन योर स्पीकिंग स्किल्स और इन योर राइटिंग स्किल्स ऑन डेली बेसिस, है ना। जस्ट रीड द situations that comes into your life on daily basis, and just use the tenses and apply that, and try to speak anything that you speak in Hindi in English। ठीक है, जब ये काम आप करने लगेंगे, slowly and gradually you will learn how to speak English, you will learn how to write correct English।
ठीक है, ऐसी ही मेरी कामना है आप लोगों से कि आप उस कार्य को कुछ इसी प्रकार करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा ये सिंपल पास्ट टेंस का ये पूरा प्रयोग समाप्त होता है और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। जो कुछ स्पेशल शब्द मैंने नोट करवाए हैं आपको, जैसे कि यहाँ पर, और फिर उसके बाद ये सारे वर्ड्स और फ्रेजेस, और फिर उसके बाद जो ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने थर्ड कॉन्सेप्ट बताया है, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको निश्चित तौर पर नोट करना चाहिए। इसके अलावा इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम वाला फ्रेज आपको देख लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा इसका। और उसके बाद फिर ये जो टाइम एक्सप्रेशंस के बारे में मैंने बात की है, आपको सिचुएशंस क्या रहेंगे तो कैसे यूज़ करना है, जस्ट प्लीज़ वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन एंड देन ट्राई टू हैव द कमांड ओवर इट, ओवर ऑन द ऑल द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो डेफिनेटली प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ठीक है, शेयर एज मच एज यू कैन, स्प्रेड नॉलेज, हेल्प नॉलेज रीच एवरी डोर, है ना, टू एवरी स्टूडेंट। नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बेटा।